हाय एवरीवन, ये है पार्ट थर्ड और आज हम देखेंगे कि सेल किससे बनता है और उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जब एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके तीन मेन फीचर्स दिखाई देते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम देख सकते हो आप। इस डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो एक डॉट है वो एक न्यूक्लियस है और उसके मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। एक सेल के इनसाइड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है और इंटरेक्शन होता है सेल के अंदर उसके एनवायरनमेंट के साथ में, ये इन तीनों फीचर्स की वजह से होता है। किसके बीच में? सेल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शंस है वो एक सेल के जो ये तीन मेन फीचर्स है इनकी वजह से होता है। सबसे पहले अब हम देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बारे में। सेल की मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हो गई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए, प्लाज्मा इसलिए क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन में प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रेजेंस होती है। ये एक आउटर कवरिंग है जो एज अ सेपरेशन का काम करती है। सेपरेशन की, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करेगी आउटर इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आउटर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो सेल के अंदर नहीं पड़ता है। ये अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल के अंदर क्या मटेरियल जाएगा और सेल के बाहर क्या मटेरियल आएगा, ये चीज़ हो सकती है। और ये प्रोसेस जो है काफ़ी सेलेक्टिव है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये जो इन एंड आउट का प्रोसेस है, ये इन एंड आउट का प्रोसेस वाटर में किस तरह से होता है, एक सॉलिड फूड में किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। CO2 और O2, हम सब जानते हैं कि CO2 ये एक वेस्ट मटेरियल है जो एक सेल प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन उसे रिक्वायर है। तो ये सेल के अंदर और बाहर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब कि सब्सटेंस का मूवमेंट होगा उसके हाई कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है वहाँ से उसके लो कंसंट्रेशन, या जहाँ पे वो सबसे कम प्रेजेंट है उस तरफ होगा। CO2 सेल में एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने की वजह से वो अक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से CO2 जो है वो अंदर से बाहर चली जाती है। सो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड, CO2 मूव्स आउटसाइड द सेल। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताया भी है कि CO2 जब सेल के अंदर है तो इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है। यही सेम फिनोमिना ऑक्सीजन के साथ भी है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो यहाँ से एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा। जैसे जब भी गैसेस की मूवमेंट की बात करते हो तो डिफ्यूजन फिनोमेना यूज़ करते हैं। ऐसे डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, जब हम वाटर मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट की बात करते हैं, जब वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कहेंगे कि वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो यहाँ वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से मूव कर जाएगा अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर का जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है कि उसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व कर दें। अब कैसे? तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी कि हमने शुगर या फिर सॉल्ट, चीनी या नमक का एक वाटर सोल्यूशन बनाया और उसको 3 कंटेनर में डाल दिया और फिर उसके अंदर हम तीनों के अंदर उसमें हमने सेल डाल दिया। तो सबसे पहली कंडीशन हमने ये किया कि फर्स्ट के अंदर शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम रखी, यानी सोल्यूट कम है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो क्योंकि अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो यहाँ वाटर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल वाटर गेन कर लेगा। गेन करने की वजह से सेल स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेकेंड केस के अंदर बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, और सेल के अंदर जो है वो वाटर ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सेल से जो वाटर है वो बाहर की एनवायरनमेंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन।
तीसरे कंडीशन में यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और सेल दोनों के अंदर वाटर कंसंट्रेशन सेम है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि वाटर का मूवमेंट तो होगा, लेकिन वो मूवमेंट इक्वल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए ना तो स्वेल श्रिंक होगी ना ही स्वेल स्वेलअप होगी। तो ये हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जब वाटर को अपने अंदर गेन करता है, क्या प्लांट की जो रूट्स है वो वाटर को गेन करेगी? ये ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल हो गए। और जब न्यूट्रिशन का अपटेक किया जाएगा किसी भी सेल में, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है जो लिपिड और प्रोटीन की होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसलिए हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि ये फूड एनगल्फ करने के काम भी आती है, जैसे अमीबा के अंदर वो एंडोसाइटोसिस करती है, यानी फूड को अपने अंदर ले लेती है। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल या फंगस सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एनिमल सेल पे नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल्यूलोज की होगी, बैक्टीरियल सेल में पॉलीसेकेराइड की होगी और फंगस में काइटिन की होगी। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम, उसको बाहर किसी भी कंडीशन से बचाने का जो काम है ये सेल वॉल करती है। प्लांट सेल जब हम उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो ऑस्मोसिस की वजह से सेल श्रिंक हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो होगा क्या कि सेल वॉल तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बट जो इसकी मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ के एक तरफ आ जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कि जब प्लांट सेल श्रिंक हो के सेल वॉल से अलग हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये जो है सेल वॉल जो है ये एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल स्वेलअप हो जाएगी, सेल वाटर गेन कर लेगी, उसमें भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैसे कि जैसे ही सेल स्वेल हुई उसने प्रेशर जनरेट किया अगेंस्ट सेल वॉल के अगेंस्ट जनरेट करने के बाद में उससे वॉल जो है वो इक्वल प्रेशर देगी अगेंस्ट मेम्ब्रेन को ऊपर भी वो इक्वल प्रेशर जनरेट करते, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस सेकंड चीज़ जो बहुत मेन पार्ट है, ये एक डबल लेयर कवरिंग है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पार्ट है इसमें डबल लेयर है। इसके अंदर पोर्स की प्रेजेंस होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो अंदर से बाहर यानी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है। क्रोमोसोम ये एक रॉड शेप ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जो एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स बनते डीएनए से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की मदद से। और क्रोमोसोम के जो ये डीएनए है ये इसका जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम जीन्स कहते हैं। ये जो पार्ट है ये क्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस ये है कि क्रोमेटिन ये लेस कंडेंस्ड फॉर्म है और क्रोमोसोम ये हाई कंडेंस्ड फॉर्म है। मतलब कि जो क्रोमेटिन है वो थ्रेड की जैसे प्रेजेंट होता है, वही जो क्रोमोसोम है एक थ्रेड के अंदर थोड़ा सा आप उसको गूंथ दो उस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये सेल्यूलर प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, यानी एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कहा था कि एक नया सेल जो होता है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सेल की जो केमिकल एक्टिविटी है ये बहुत मेंटेन करने का काम न्यूक्लियस करता है। बैक्टीरिया के अंदर ये पुअरली डेवलप होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, इरेगुलर शेप होता है। पुअर डेवलप होने की वजह से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियोट यानी न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बेसिक न्यूक्लियस की प्रेजेंस, और यूकैरियोट में एक एडवांस न्यूक्लियस की प्रेजेंस। अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में हम डिफरेंस भी देखें तो प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलीज यानी सेलुलर कंपोनेंट्स की प्रेजेंस होती है, वही नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट इतना डेवलप नहीं होता, एडवांस नहीं होता, बट वहीं यूकैरियोट जो है वो डेवलप्ड भी होता है और एडवांस भी होता है। भाई हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म ये एक फ्लूइड कंटेंट है और इसके सेल ऑर्गेनेलीज की प्रेजेंस होती है। सेल ऑर्गेनेलीज जिसके अपने खुद के स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होती है। ये जो फ्लूइड कंटेंट है इसके अंदर
पूरा न्यूट्रिशन की प्रेजेंस होती है, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनेलीज़ है वो अपना न्यूट्रिशन अपटेक कर पाती है। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स जो है ऑर्गेनेलीज़ की, इसकी मदद से ये अपना इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाती है। वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये कोई भी लिविंग कैरेक्टर यानी लाइफ कैरेक्टर शो नहीं करते। बट जैसे ही ये एक लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं, वो उस सेल की मशीनरी को यूज़ करते डिवाइड करने के लिए, उस टाइम पे ये अलाइव हो जाते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा।